हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और स्कॉलरली के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर लेके आया हूँ। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और आपके एग्जाम में किसी भी लेवल के क्वेश्चन आते हो, अगर कैलेंडर आपके सिलेबस का हिस्सा है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर बहुत तरीके के होते हैं और इनमें से जो ज्यादातर कैलेंडर है वो रिलीजन बेस्ड कैलेंडर है, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा प्रचलित और इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर है, या फिर मैं अगर इसको सीधे शब्दों में कहूँ, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कैलेंडर है क्रिश्चियन एरा बेस्ड कैलेंडर। अब क्रिश्चियन एरा बेस्ड कैलेंडर बेसिकली एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। बहुत लोगों का ये मानना है कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है, लेकिन आप ये जान ले कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं होता, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। एडी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी लैटिन से लिया गया शब्द है और लैटिन में एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब इसी क्रिश्चियन एरा बेस्ड कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। तो कहीं अगर आपको ये लिखा मिले ग्रेगोरियन कैलेंडर, अगर किसी ने कहा ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा क्यों जाता है? क्योंकि इस कैलेंडर को वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस किया था पोप ग्रेगोरी ने, पोप ग्रेगोरी द 13th। अब इस कैलेंडर को पोप ग्रेगोरी ने वर्ल्ड के सामने ईयर 1582 में इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अब जब पोप ग्रेगोरी ने इस कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो कैलेंडर है वो सिर्फ 400 साल के लिए बनाया गया है और ये पूरा का पूरा कैलेंडर अपने आप को हर 400 साल के बाद वैसे का वैसा रिपीट करेगा। देखिए, कैलेंडर किसी भी तरीके का हो, सारे तरीके के कैलेंडर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे बनते हैं और वो है टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब अर्थ को सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। अब यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। ये मिनट और सेकेंड तक एक्यूरेट टाइम है जो अर्थ को लगता है सन का पूरा एक चक्कर लगाने में। अब क्योंकि ये जो टाइम है ये 6 घंटे से सिर्फ 11 मिनट और 14 सेकंड कम है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे मान लेते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा 6 घंटे हैं जिसको हम काउंट नहीं करते, हमसे अगर कोई पूछता है एक साल में कितने दिन होते हैं तो हम जनरली कहते हैं 365 दिन, पर हमको ये बात पता है कि कुछ साल ऐसे भी होते हैं जिसमें 365 दिन नहीं होते, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, अब इस बात को हम जानते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये जो 6 घंटे हैं जिसको हम जनरली काउंट करते वक्त इग्नोर कर देते हैं, पर अगर मैं इस 6 घंटे को इकट्ठा करता जाऊं, मान लीजिए पहले साल मैंने इस 6 घंटे को इकट्ठा किया, दूसरे साल 6 घंटे, तीसरे साल 6 घंटे, पर जैसे ही ये 6 घंटे चौथे साल भी इकट्ठा होते हैं, अब ये जो 6 साल पूरे 6 घंटे पूरे 4 साल तक, 6 घंटे मैंने 4 साल तक जमा किया, तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 24 घंटे। और आपको पता है कि 24 घंटे पूरा का पूरा एक दिन होता है। हर चौथा साल जो है, एवरी 4th ईयर, यहाँ पे जो 4th ईयर है, आप यहाँ पे देखें कि ये जो 4th ईयर है यहीं पे ये आके 24 घंटा पूरा होता है। 6, 12, 18 और 24, तो 4th ईयर में आपको एक 24 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है और 24 घंटा आपको पूरा एक दिन देता है। इसीलिए जो हर चौथा साल होता है वो 365 दिनों का नहीं होता। ये जो एक्स्ट्रा दिन मिला, यही एक एक्स्ट्रा दिन मिलने के कारण जो चौथा साल होता है वो 366 दिनों का होता है। और ऐसे साल जिसमें 365 दिन नहीं 366 दिन होते हैं उनको ही लीप ईयर कहा जाता है। अब लीप ईयर तो ठीक है, लेकिन पहले हम ये जान ले कि साल जनरली जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि साल कितने तरीके के हो सकते हैं। साल 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर। अभी हमने पढ़ा लीप ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें साल के 366 दिन होते हैं। तो फिर ऑर्डिनरी ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें साल के 365 दिन होते हैं। मतलब ये वो साल है जिन साल हम 6 घंटे को काउंट नहीं कर रहे थे, पहले 3 साल, और ये वो चौथा साल है जिस साल जो पिछले 3 साल के 6 घंटे और चौथा साल का 6 घंटा मिला के 24 घंटा हुआ, और इसके कारण ये एक्स्ट्रा दिन मिलने के कारण ये 366 दिन हो गया। तो आप इस बात को जान लें, ऑर्डिनरी ईयर एक ऐसा ईयर होता है, सामान्य वर्ष, जिसमें साल के 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें साल के 366 दिन होते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा दिन मिला है, हमको पता है कि अगर मैं महीनों की बात करूं, महीनों में कितने दिन होते हैं, तो महीने में या तो 28 दिन होंगे, या तो 29 दिन होंगे, या तो 30 दिन होंगे, या तो 31 दिन होंगे। अब ये जो 28 और 29 है, ये जो 28 और 29 है, ये दोनों ही फरवरी के मंथ के लिए हैं।
अब ये जो 30 और 31 है, आपको पता है कुछ महीने 30 के होते हैं और कुछ महीने 31 के होते हैं। पर एक ऐसा साल, अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं, ऑर्डिनरी ईयर को मैं OY से डिनोट कर रहा हूं, ऑर्डिनरी ईयर। अगर वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब एक ऐसा साल जिसमें 365 दिन है, तो उस साल फरवरी 28 का होगा। लेकिन अगर आप एक लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर का जो एक एक्स्ट्रा दिन है, मैंने यहाँ लिख के रखा है कि एडजस्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, मतलब एडजस्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अगर एक एक्स्ट्रा दिन मिला तो उसको कहाँ एडजस्ट किया जाता है? फेब्रुअरी के मंथ में। इसीलिए अगर वो साल लीप ईयर है तो उस साल फरवरी में 28 दिन ना होके उस साल फरवरी में 29 दिन होंगे। अब ये तो बात समझ में आ गई कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं, लेकिन हम चेक कैसे करें कि लीप ईयर, अगर कोई साल हमको गिवन हो कि और हमको ये पता करना हो कि वो साल लीप ईयर है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चन पेपर में बहुत आसान डायरेक्ट आ जाते हैं कि आप ये पता कीजिए कौन सा साल आपके लिए लीप ईयर है। अब हमको ये पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है, और अगर हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है तो अगर आपको लीप ईयर चेक करना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ उस साल को 4 से डिवाइड कर देना है। अब अगर आपको 4 से किसी संख्या को डिवाइड करने के लिए चेक करना हो तो आप पूरे डिजिट को मत लीजिए, आप आखिरी के 2 डिजिट ले लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि 16964। अब मैं बात करता हूँ कि क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, तो मेरा काम है सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट उठा लेना। मैंने देखा 44 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल 11 बार में डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करना है तो पूरे डिजिट की बात नहीं करनी, हमको आखिरी का 2 डिजिट उठा लेना है, और अगर आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो वो पूरा का पूरा संख्या भी डिविजिबल बाय 4 होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लीप ईयर चेक करने के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर चौथा साल एक लीप ईयर है तो आपको लीप ईयर चेक करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। अब बात करते हैं लीप ईयर। सिर्फ देखिए, लीप ईयर हमको ये पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ईयर्स भी होते हैं जो सेंचुरी ईयर होते हैं। पहले इस बात को समझते हैं सेंचुरी ईयर्स होते क्या है। तो ऐसे साल, ऐसा कोई भी साल जिसके आखिरी के 2 डिजिट 2 जीरो हो, वो एक सेंचुरी वर्ष होता है। जैसे ये साल 200, अब इसमें भी आखिरी में 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, 1500 2 जीरो 2 जीरो, सन 2000 देखिए एक्स्ट्रा जीरो हो सकता है, इससे हमको काम नहीं, आखिरी के 2 डिजिट जीरो जीरो होने चाहिए, तो वो सेंचुरी ईयर है। साल 2400। अब ऐसे साल जिनके आखिरी के 2 डिजिट 2 जीरो होते हैं उनको सेंचुरी ईयर कहा जाता है। तो अभी फिर से हमारी बात कि लीप ईयर चेक करना हो तो 2 तरीके के सालों के लिए चेक करना होगा। एक नॉर्मल ईयर के लिए चेक करना होगा जो सेंचुरी ईयर नहीं होंगे, और दूसरा ऐसे सालों के लिए चेक करना होगा जो सेंचुरी ईयर होंगे। अब हमने ये जाना कि नॉर्मल ईयर के लिए अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो आपको डिवाइडेड बाय 4 करना होता है। अब क्योंकि सेंचुरी ईयर के एंड में 2 जीरो होते हैं तो मैंने यहाँ भी 2 जीरो लगा दिया। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि नॉर्मल ईयर के लिए डिवाइडेड बाय 4 करना होता है लीप ईयर चेक करने के लिए, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं अगर ये चेक करना हो तो आपको डिवाइडेड बाय 400 करना होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 1947, अब मुझको चेक करना, क्योंकि ये सेंचुरी, देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं इनमें से कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं है, ये सारे नॉर्मल ईयर हैं। तो यहाँ पे अगर मुझको लीप ईयर चेक करना हो तो डिवाइडेड बाय 4 करना होगा, और अगेन हमारा रूल है पूरे डिजिट को नहीं लेना, आखिरी के 2 डिजिट के बारे में सिर्फ हमको बात करनी है। अब मैंने देखा 47 डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता, इसका मतलब ये एक लीप ईयर नहीं है। 99 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड नहीं होता, ये एक लीप ईयर नहीं है। 07 डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता, मतलब ये भी एक लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर मैं इन साल के बारे में बात करूं, 04 डिवाइडेड बाय 4 ये कंप्लीटली डिविजिबल है, एक बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। 44 डिवाइडेड बाय 4 बिल्कुल होता है 11 बार में, इसका मतलब ये भी एक लीप ईयर है, ये भी एक लीप ईयर है। अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं 20 की बात करूं तो ये 5 बार में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये जो नीचे के 3 साल हैं ये लीप ईयर हैं, जबकि ऊपर के जो 3 साल हैं ये लीप ईयर नहीं है। अब आते हैं सेंचुरी ईयर्स चेक करने के लिए कि क्या सेंचुरी ईयर लीप ईयर होते हैं। हमने अभी जाना कि अगर आपको सेंचुरी ईयर्स के लिए लीप ईयर चेक करना हो तो आपको डिवाइडेड बाय 400 करना होता है। अब अगर मैं 1100 डिवाइडेड बाय 400 करूंगा तो देखिए ये 2 जीरो बार बार कट जाना है, तो बेसिकली ये आएगा 11 बाय 4, ये डिवाइड नहीं होता, तो 1100 इज नॉट अ लीप ईयर। 1600 डिवाइडेड बाय 400, इसका मतलब 16 बाय 4, अब ये जो है ये 4 बार में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ ये लीप ईयर नहीं है, ये एक लीप ईयर है। 1900 डिवाइडेड बाय 400, 19 बाय 4, क्योंकि 2 जीरो कट जाने हैं, ये डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी एक लीप ईयर नहीं है। सन 2000 डिवाइडेड बाय 400 की बात करें, इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 4,
कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। ये लीप ईयर है, बिल्कुल है। 2400 डिवाइडेड बाई 400, मैंने 2020 काट दिए। 24 डिवाइडेड बाई 4 6 बार में जाएगा, इसका मतलब ये भी एक लीप ईयर है। 1300 डिवाइडेड बाई 400 करते हैं। अब अगर मैं 1300 डिवाइडेड बाई 400 करूँ, इसका मतलब 13 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये एक लीप ईयर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं लीप ईयर पे बेस्ड कुछ सवालों पर पहले ये जान लेते हैं कि क्या 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल और 400वां साल लीप ईयर होगा। अब पहली बात तो ये कि मैं 400 साल तक की बात क्यों कर रहा हूँ। हमने पहले पढ़ रखा है कि जब पोप ग्रेगोरी ने कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने सिर्फ 400 साल के लिए ही कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 400 सालों के लिए ही पढ़ते हैं। तो अगर मैं भविष्य में कभी भी सिर्फ 400 साल का कैलकुलेशन करूं तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कैलेंडर 400 साल के बाद अपने आप को वैसे का वैसा रिपीट कर लेते हैं। तो जो चीज पहले 400 साल में हो रही है वही बिल्कुल सेम चीज अगले 400 साल में होगी, फिर उसके अगले 400 साल में होगी और ऐसे ये चलता रहेगा। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैलकुलेशन सिर्फ 400 सालों के लिए ही क्यों किया जाता है। पहले 3 साल हैं, 100, 200 और 300, ये लीप ईयर नहीं है, पर ये जो 400वां साल है ये लीप ईयर है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 100वां, 200वां, 300वां साल लीप ईयर नहीं होता, पर जो 400वां साल होता है वो लीप ईयर होता है। अब उसी पे बेस्ड हमारे सामने एक सवाल है कि टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर इन 100 ईयर। ध्यान रखें, कैलेंडर के क्वेश्चन आसान होते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, और ये जो सवाल मैंने लिख रखे हैं ये सीधा सीधा किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है। अब हमसे ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर इन 100 ईयर, मतलब 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। अब हमको ये बात पता है कि हर चौथा साल एक लीप ईयर होती है। अगर हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है और हमको कुछ नंबर ऑफ ईयर दे दे, हमको ये बताना हो कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हर चौथा साल लीप ईयर है। इसका मतलब ये है कि आपको कुल लीप ईयर जानने के लिए वो जो भी नंबर ऑफ ईयर है उसको 4 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं ये मान के चलूं कि हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है और मैं 100 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझको जो जवाब मिलता है वो 25। इसके हिसाब से तो 100 साल में 25 लीप ईयर हो जाते हैं। लेकिन हमने अभी पढ़ रखा है कि ये जो 100th ईयर है, जो 100वां साल है, ये जो 100th ईयर है ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर 100 साल में 25 लीप ईयर होते हैं और 100वां साल लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 25 में से एक ईयर तो कम हो गया। इसका मतलब ये है कि 100 साल में कुल 24 लीप ईयर, LY मतलब लीप ईयर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 100 साल में कुल 24 लीप ईयर होते हैं। अब अगर आपसे ये सवाल होता है कि अगर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं तो बताइए ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे। तो ये तो सिंपल माइनस करने जैसी चीज है कि 100 साल है, 100 में 24 अगर लीप ईयर हो गए तो 76 हो गए आपके ऑर्डिनरी ईयर। इस बात का ध्यान रखना है। अब हमने ये जान लिया कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। अब अगर इसी पे आगे बढ़ा जाए, वैसे ही 200वां साल, अगर मैं पहले 200 साल की बात करूं, मतलब साल 1 से साल 200 तक की बात करूं, तो इस बीच में जो हमको दो अलग अलग साल मिलेंगे, मतलब साल 100वां और साल 200वां, ये भी तो लीप ईयर नहीं है। तो फिर मतलब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। 100 साल में होते हैं 24 लीप ईयर, तो 200 साल में 24 × 2 मतलब 48 लीप ईयर। इसको ऐसे का ऐसा आप याद रख लें। 300 साल में फिर यहाँ पे वही बात होगी कि पहले अगर 300 साल की बात करूँ तो 100वां साल, 200वां साल और जो 300वां साल होगा ये लीप ईयर नहीं होंगे। इसका मतलब 100 साल में अगर 24 लीप ईयर तो 300 साल में 24 × 3 72 लीप ईयर। अब लेकिन अगर मैं 400 साल की बात करूं, अब ध्यान रखिए ये एक इम्पोर्टेंट है और ये सवाल पूछा जा सकता है। हमने ये जाना कि पहले 3 मतलब 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल लीप ईयर नहीं है, पर 400th ईयर एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे 24, क्योंकि 100 साल में 24 लीप ईयर × 4 400 साल की बात कर रहे हैं, +1 मैंने इसलिए किया क्योंकि ये +1 400th ईयर के बारे में बात कर रहा है। और हमने अभी देखा कि ये जो 400th ईयर है, ये जो 400th ईयर है ये एक लीप ईयर है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे +1 किया। तो 24 × 4 96 +1 97। तो इस बात का ध्यान रखें आप। 100 साल में 24 लीप ईयर, 100 साल में 24 लीप ईयर, 200 साल में 48 लीप ईयर, 300 साल में 72 लीप ईयर और 400 साल में 97 लीप ईयर। इन चीजों को अब ऐसे का ऐसा याद रख लें। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज में। देखिए, ऑड डे का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। ऑड डेज पहले होते क्या हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक हफ्तों में कुल कितने दिन होते हैं तो आप मुझको कहेंगे 7 दिन। लेकिन अगर मैं आपको समय दूं 9 दिनों का और मैं कहता हूं कि अब बताइए कि एक हफ्ते के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन बचे हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा दिन बचे हैं। इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 9, मैंने आपको 9 दिन का समय दिया है और मैंने आपसे पूछा
कि एक हफ्ते में कुल कितने दिन होते हैं। आपने बोला 7 दिन होते हैं। मैंने बोला बताइए एक हफ्ते के बाद कितने दिन बचे हैं। आपने क्या किया, 9 को 7 से डिवाइड किया और आपने बोला कि 2 एक्स्ट्रा दिन मेरे पास बचे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपको 9 दिन का समय देता हूं तो एक हफ्ता पूरा होने के बाद आपके पास 2 एक्स्ट्रा दिन बचते हैं। तो ध्यान रखें आप इस बात को कि ऑड डे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये एक हफ्ता हो, ये एक हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ता हो सकता है, ये 100 हफ्ते हो सकते हैं, इस पे कोई बात नहीं है। पर अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है ग्रुप ऑफ वीक्स, आपको हफ्तों का गुच्छा बनाना है और उन गुच्छों के बाहर जो भी डेज बच जाते हैं वही बचे हुए दिन ऑड डेज कहलाते हैं। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, आपको हफ्तों का गुच्छा बनाना है। 7-7 दिन के हफ्ते होते हैं और आपको उन हफ्तों का गुच्छा बनाना है और उन हफ्तों के गुच्छों के बाद जो भी एक्स्ट्रा दिन बच जाए वही हमारे ऑड डेज कहलाते हैं। चलिए इसको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास 123 डे हैं और आपको बताना है कि 123 डे में कितने ऑड डेज होंगे। क्योंकि ऑड डेज का कॉन्सेप्ट वीक पे डिपेंड करता है, वीक पे है, तो हमको हर बार डिवाइडेड बाय 7 ही करना होगा। इस बात पे ध्यान रखें, ऑड डे का कॉन्सेप्ट वीक पे बेस्ड है। एक वीक 7 दिन का होता है और इसीलिए आप हर बार जो भी नंबर ऑफ डेज हो उसको 7 से ही डिवाइड करेंगे। देखिए 7 7 7 7 7, तो ये अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। मैंने 123 को 7 से डिवाइड किया, पूरा मैंने डिवाइड किया, मैंने देखा 4 दिन बच गया। इसका मतलब ये है कि 123, अगर मैं 123 डेज की बात करूं तो इसमें 17 पूरे वीक है। मैंने बोला हफ्तों का गुच्छा बनाना है तो 17 वीक्स का गुच्छा है। एक्स्ट्रा कितने दिन बचे हैं, 4 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं। इसका मतलब 123 दिनों में 4 ऑड डेज होंगे। ये जो होंगे ये मेरे 4 ऑड डेज होंगे। उसी तरीके से अगर मैं 64 डेज की बात करूं, अगर मैं 64 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं 1 बचता है। इसका मतलब 64 डेज में 9 वीक्स तो पूरे हैं प्लस 1 एक्स्ट्रा दिन बचता है और यही एक्स्ट्रा जो दिन है ये हमारे पास ऑड डे है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पूरे हफ्तों के बाद जो भी एक्स्ट्रा दिन बच जाता है वही एक्स्ट्रा दिन हमारे पास ऑड डे कहलाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे 69 डेज है, सवाल वही है कितने ऑड डे होंगे। मैंने 69 को डिवाइड किया, 7 9 जा 63, मैंने देखा मेरे पास रिमाइंडर बचा 6। अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 9 वीक प्लस 6 डेज, 9 वीक प्लस 6 डेज। अब ये जो 6 डेज है यही मेरे ऑड डे होंगे क्योंकि 9 तो पूरा हफ्ता है। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑड डेज कितने होंगे, 6 होंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर मैं इस अर्थ की बात करूं जहां पे एक हफ्ता 7 दिनों का होता है तो कभी भी नंबर ऑफ ऑड डेज 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचा है, अगर रिमाइंडर 6 से ज्यादा हो जाता तो वो 7 हो जाता, अगर वो 7 हो जाता तो उसको ये 7 फिर से डिवाइड कर देता, अगर वो 7 से बड़ा होता तो वो फिर से 7 से डिवाइड हो जाता। तो याद रखें नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से कम ही हो सकते हैं। मतलब या तो 0 होंगे, बिल्कुल भी ऑड डे नहीं होगा, या तो मैक्सिमम वो 6 होगा। 0 से 6 ही ऑड डे हो सकते हैं, 7 या 7 से ज्यादा ऑड डे नहीं हो सकता। लोग जनरली बोलचाल की भाषा में 10 ऑड डे, 12 ऑड डे, 13 ऑड डे कह देते हैं, पर क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में है कोई गलत नहीं कहता, पर मैथमेटिकली 6 से ज्यादा ऑड डे हमारी धरती पे तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ तक अगर बात है तो चलिए देखते हैं कि एक साल में कितने ऑड डे होंगे। अब यहाँ पे मैं अगर एक साल की बात करता हूँ तो मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूँ, ऐसा साल जिसमें 365 दिन है। देखिए कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, 365 दिन मैंने डिवाइडेड बाय 7 किया, मैंने देखा 52 पूरे हफ्ते, 52 पूरे हफ्ते 100, मतलब एक साल में 52 पूरे हफ्ते होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन बच जाता है। इसका मतलब एक साल में कितने ऑड डे, एक ऑड डे, 1 ऑड डे। अब अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं तो 366 दिन, मैं फिर से डिवाइड करता हूं तो 52 पूरे हफ्ते, और क्योंकि देखो 365 दिन में एक दिन बचा था तो 366 दिन में 2 दिन बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो यहाँ पे 2 ऑड डे होंगे। अब ये तो हो गया कि कोई अगर पर्टिकुलर नंबर ऑफ डे दे, एक साल दे, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, लेकिन अगर वो 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल की बात करें तो हम कैसे ऑर्डिनरी निकालेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी वही है। देखिए हमने अभी पढ़ा कि अगर एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करें तो एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होते हैं और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब अगर मैं 100 साल की बात करता हूं, हमने देख रखा है कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और जो बचे हुए हैं वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। हर ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। इसका मतलब 76 + 48 124, तो 100 साल में 124 ऑड डे हो गए। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं।
अगर वो 124 है, कोई भी ऐसा नंबर जो 7 से बड़ा है वो डेफिनेटली 7 से डिवाइड होगा। तो मैंने इस 124 को 7 से डिवाइड किया। अगर मैं इस 124 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो मेरा जवाब है वो 5 है। इसका मतलब यह है कि 100 साल में 5 ऑड डे होंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि 100 साल में कितने ऑड डे, 5 ऑड डे। अब अगर उसी तरीके से 200 साल की बात की जाए, क्योंकि 100 साल में 5 ऑड डे और मैं 200 साल की बात कर रहा हूं तो 5 इंटू 10 ऑड डेज। अभी मैंने बताया 10 ऑड डेज नहीं हो सकते, ऑड डेज 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 6 से ज्यादा दिन आते हैं तो उसको फिर से 7 से डिवाइड करना है। मैंने 10 डिवाइडेड बाई 7 किया, मेरा रिमाइंडर बचा 3। इसका मतलब 200 साल में कितने ऑड डे, 3 ऑड डे। अब अगर मैं 300 साल की बात करूं तो फिर 100 साल में 5 ऑड डे, 5 इंटू 3, क्योंकि 300 साल की बात की जा रही है, 15 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आया 1, मतलब 1 ऑड डे। तो 300 साल में कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। अब अगर मैं 400 साल की बात करूं, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 इंटू 4, 100 साल में 5, क्योंकि 400 साल की हो रही, प्लस 1 क्यों किया? मैंने ये प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि 400th ईयर जो है, जैसे हमने पहले लीप ईयर के लिए बात किया था, देखिए अगर मैं इस 400th ईयर की बात करूं तो 400th ईयर, क्योंकि 100 साल में 5 लीप ईयर होते, 5 ऑड डे होते हैं, हम 400 साल की बात कर रहे हैं तो 5 इंटू 4। मैंने ये प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि हम ये प्लस 1 400th ईयर के बारे में बात करता है और 400th ईयर तो एक लीप ईयर है। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 20 प्लस 1 आपको आंसर देगा 21। अब क्योंकि 21 7 से बड़ा है तो अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड करूं तो मेरे को आंसर मिलता है 0। याद रखें 400 साल में कोई ऑड डेज नहीं आते, कोई ऑड डेज नहीं आते। बहुत बार बच्चों को ये एक दिन को लेके कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इस एक, लेकिन याद रखें ये होता है सही है, ये जो प्लस 1 है ये 400th ईयर के लिए है और 400th ईयर एक लीप ईयर है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस 1 करता हूँ। फिर भी अगर आपको समझना हो तो इस बात को समझते हैं। हमको ये पता है, हमने पहले ये कैलकुलेट कर रखा है कि 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। ये 97 लीप ईयर की संख्या लिख रखी है मैंने। जैसा हमने 100 साल के लिए कैलकुलेट किया था वैसा ही अब मैं 400 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसा हमने 100 साल के लिए कैलकुलेट किया था वैसा ही अब मैं 400 साल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। 100 साल में 97 लीप ईयर ये हमने पता कर रखा है, अब हमको पहले पता है। और अगर 400 साल में 97 लीप ईयर है तो 303 क्या होंगे, ऑर्डिनरी ईयर होंगे। हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे और हर लीप ईयर में 2 ऑड डे, 194 303 497, इसका मतलब 497। अब अगर मैं 497 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मैं देखता हूं मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो यहां से भी हमको वही आंसर मिलता है कि 400 साल में कोई ऑड डेज नहीं आते। तो इस बात का ध्यान रखें, ऑड डेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो आपको सप्तों का गुच्छा बनाना है, एक वीक का एक गुच्छा बनाना है, फिर वो कितने भी वीक हो सकते हैं। और कंप्लीट वीक के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं वो हमारे ऑड डे कहलाते हैं। जैसे 123 4 ऑड डे, 1 ऑड डे, सिर्फ 7 से डिवाइड करना है क्योंकि ऑड डे वीक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक साल में 1 ऑड डे ऑर्डिनरी ईयर में, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे और 400 साल में 9 ऑड डे। इस बात का ध्यान रखेंगे, इन चीजों को आपको याद रख लेनी है, इनको बार बार पेपर में सॉल्व नहीं करना है, आपको चीजें याद रख लेनी है। ये चीजें ऐसे ही पूछी जाएंगी, मैंने सॉल्व किया आपको समझाने के लिए। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखिए हमने बोला कि हमको ये बात पता है कि एक हफ्ता 7 दिन का होता है। अगर मान लीजिए मैं ये 7 दिन बना के रखता हूँ और अगर मैं कहता हूं कि जो पहला दिन है वो मंडे है, तो अगर मैं 7वें दिन तक जाऊं तो 7वां दिन डेफिनेटली संडे होगा और जो 8वां दिन होगा वो फिर से मंडे होगा। इससे हमको क्या बात समझ में आती है कि हर 7 दिन के बाद वही दिन फिर से रिपीट होने लग जाता है। हर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो फिर से वही दिन होगा। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं, क्योंकि यही जो है हमारे पास ये ऑड डे है। मैंने बोला हफ्ते के बाद, वीक के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच जाता है वो हमारा ऑड डे होता है। अब अगर बोलता है टुडे इज मंडे, आज का दिन अगर मंडे है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 6। देखिए यहाँ पे वर्ड आफ्टर यूज किया है, यहाँ पे वर्ड आफ्टर यूज किया है, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर का मतलब क्या है। मतलब अगर आज मंडे है तो 64 दिन के बाद कौन सा दिन होगा और 123 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ये 64th डे मतलब 64वें दिन और 123वें दिन की बात नहीं कर रहा, ये 64th डे के बाद की दिन, मतलब ये एक्चुअली बात कर रहा है 65th डे की, और इस केस में ये बात कर रहा है 124th डे की। तो देखिए बात तो वही है, क्योंकि हमसे पूछा आज मंडे है, बताइए 64 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसे सवाल आए आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट लगाना है।
मुझको दिए हुए 64 डेज, मैंने 7 से डिवाइड किया, मैंने देखा मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन बचे। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 है ये 9 पूरे हफ्तों को बता रहा है। और अभी हमने देखा कि एक हफ्ता के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचता है वो बिल्कुल वही दिन होता है। जैसे 7 दिन थे, मंडे से स्टार्ट हुआ तो 8वां दिन मंडे होगा, क्योंकि 7वां दिन सैटरडे होना है। तो ये 9 पूरे हफ्ते तो हैं। और अगर ये एक दिन एक्स्ट्रा बचा और हमको जो आंसर दिया था वो था मंडे, हमको जो दिन दिया था, अगर आज मंडे है तो इसका मतलब ये है कि जो 64th डे, ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है ये 64th डे है। ध्यान रखें, ये एक एक्स्ट्रा दिन 64th डे है, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर मान लीजिए सवाल होता कि 64वां दिन क्या होगा, तो 64वां दिन फिर से मंडे होता। जैसे यहाँ 8वां दिन फिर से मंडे था, वैसे ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन फिर से मंडे होता। पर हमारा सवाल है 65th डे क्या होगा। तो अगर 64वां दिन मंडे है तो 65th डे डेफिनेटली ट्यूसडे होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, 123, कि अगर मान लीजिए 123 दिन दिया है। अब इसमें दोनों तरीके के सवाल हो सकते हैं कि 123वां दिन कौन सा होगा और या फिर 123वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा, मतलब 124वां दिन। फिर से वही बात, मैंने अगर 7 को डिवाइड किया, 123 को डिवाइड किया 7 से, मैंने देखा 19 पूरे हफ्ते हैं और एक्स्ट्रा कितने दिन बचे, 4 दिन। अब मैंने समझाने के लिए इसको डिटेल में लिख रखा है। अगर 4 दिन है तो इसके बाद जो पहला दिन होगा, इन 4 दिनों में से जो पहला दिन होगा वो फिर से वही डे होगा, तो मंडे। दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेंसडे, चौथा दिन थर्सडे। तो अगर मुझसे ये पूछा होता कि बताइए 123rd 123वां दिन कौन सा होगा, तो वो थर्सडे होता। पर हमसे पूछा है 123वें दिन के बाद वाला दिन, मतलब हमसे पूछा है 124th डे, तो वो आंसर क्या होगा, फ्राइडे। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पे। अगर कैलेंडर से सवाल आए तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसी पोर्शन से सवाल आएंगे। ये जो आखिरी के 2 टाइप हैं, जिसमें रिपीटिशन ऑफ ईयर और फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, ये मुश्किल से 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। इसको एक बार अगर आप पढ़ लिए तो अपने जीवन भर इसको कभी नहीं भूलने वाले। ये 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में हमको सोचना नहीं। अब बात रही कि हमारे ये जो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर, फिर सेम डेट, डिफरेंट डेट और रिपीटिशन ऑफ मंथ। अब ये देखने में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पर मैं आपको अभी बता दूं, आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है। वैसे तो इन सभी के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, ये सारी चीजें ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं अभी बता दूं, ये ऑड डे के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं चाहता हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ें जो इसका रामबाण इलाज हो। मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर चाहे वो सिंगल डेट का डे पूछता हो, आपको 2 डेट दिया हो, एक डेट का दिन, दूसरा डेट निकालना हो, चाहे फिर वो डे गेन लॉस हो, चाहे वो रिपीटिशन ऑफ मंथ हो, फिर आपसे वो कुछ भी पूछे, अगर आपको एक चीज सीखनी हो और अगर वो एक चीज आपको सारी चीजों का जवाब देता है, तो ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है। तो हम सिर्फ एक चीज सीखेंगे और उस एक चीज से हम सारे कॉन्सेप्ट हल करेंगे। मतलब सिंगल डे का कॉन्सेप्ट, डबल डे का कॉन्सेप्ट, सेम डेट, डिफरेंट डेट और रिपीटिशन ऑफ मंथ, ये सारी चीजें हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से डील करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एकमात्र ट्रिक की ओर, जो हमारे सारे सवाल को हल करने वाला है। पर इस ट्रिक के लिए आपको 2 तरीके के कोड याद रखने पड़ेंगे, और वो 2 तरीके के कोड हैं। पहला कोड्स फॉर मंथ और दूसरा है कोड्स फॉर सेंचुरी है। अब घबराइए नहीं कि आपको कोड याद रखने पड़ेंगे, इन कोड्स को याद रखना बच्चों का खेल है। मतलब आप कभी नहीं भूल सकते इन कोड्स को, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको 2 कोड्स याद रखने हैं, एक है कोड्स फॉर मंथ और दूसरा है कोड्स फॉर सेंचुरी ईयर। इनको देखते हैं डिटेल में, पर पहले इस बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको 12 का स्क्वायर पता है, तो आप बोलेंगे, मेरे हिसाब से जिस स्तर पे आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर होता है 144। मैंने यहाँ पे लिखा 12 का स्क्वायर 144। और ये जो कोड है वो है 3 महीने, पहले 3 महीने के कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 का स्क्वायर। फिर मैं अगले 3 महीने के कोड की बात करता हूँ। देखिए मैंने 3-3 का ग्रुप बनाया है, आपको भी 3-3 का ग्रुप बनाना है। अब पहले 12 का स्क्वायर 144, अब मैं अगला डिजिट लेता हूँ 5 का स्क्वायर। मैंने बोला 3-3 का डिजिट बनाना है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। मैंने 3 का ग्रुप बनाने के लिए इस 25 के सामने 0 लगा दिया, तो 5 का स्क्वायर मैंने लिखा 025। फिर जो अगले 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गए, अप्रैल, मई, जून हो गए। अब बात करते हैं जून तक हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर की। पहले 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। मैंने जैसे 5 के स्क्वायर में बोला आपको 3 का ग्रुप बनाया, तो 25 के सामने मैंने 0 लगा दिया था, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है, 3 का ग्रुप बनाने के लिए मैंने 36 के सामने 0 लगा दिया।
अब जो आखिरी के 3 महीने हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैसे फर्स्ट जो था जनवरी फरवरी मार्च वो था 12 का स्क्वायर 144, आखिरी के 3 महीने बहुत सिंपल हैं, जो 12 का स्क्वायर 144 था मैंने उसमें 2 जोड़ दिया, तो जो आखिरी के 3 महीने हैं इसका कोड है 146। फिर से पहले 3 महीने 12 का स्क्वायर जनवरी फरवरी मार्च, अगले 3 महीने अप्रैल मई जून 5 का स्क्वायर 025, अगले 3 महीने 6 का स्क्वायर 036 और आखिरी 3 महीने 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ दीजिए 146 और आपको मंथ के पूरे कोड याद हो गए। आप एक बार इसको दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2 144 025 036 एंड 146। अब इसके बाद जो हमको याद रखना है वो है कोड्स फॉर सेंचुरी ईयर। मैं वैसे तो इसका तरीका बताने वाला हूं कि ये 6420, ये जो 6420 है यही है कोड्स सेंचुरी ईयर के लिए, पर फिर भी याद करना हो वैसे तो इसके 2 तरीके हैं याद करने के लिए। अगर इस बात को ध्यान दें, पहले 6 से 2 कम होता है 4 से 2 कम होता है 0 और 2 से 2 कम होता है 0, तो एक तरीका है आप इस तरीके से याद रख लें, 6 से 2 कम 4, 2 से 2 कम 2 और 2 से 2 कम 0। या फिर आप अगर याद रखना चाहें निमोनिक्स के तरीके से कम आप ऐसे 6 लोगों को तो जानते ही होंगे जो 420 है, 420 का मतलब आप जानते हैं, तो 6 लोग 420 है तो भी आपको याद रह लेगा कि 6 लोग 420 है। याद रखें, इसका सीक्वेंस मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, इसका कारण मैं बताता हूँ। अब ये वही चीज मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, कोड्स फॉर मंथ। अब हमको पता है हमारे पास 2 तरीके के ईयर होते हैं, घबराइए नहीं कि लीप ईयर भी कहाँ से आ गया, सर आपने तो एक ही चीज बताई थी फिर से एक नई चीज कहाँ से आ गई, कुछ भी नया नहीं है, आप बस देखते जाइए। मैंने बताया पहले जो 3 महीने हैं वो 12 का स्क्वायर है और मैंने लिखा 144, जो उसके बाद के 3 महीने हैं वो 5 का स्क्वायर है, क्योंकि हमको 3 डिजिट लिखना है तो मैंने पहला डिजिट लिखा 0 और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। अगले जो 3 महीने हैं वो है 6 का स्क्वायर, 3 डिजिट बनाना था तो मैंने पहला डिजिट 0 लिखा और 6 का स्क्वायर 36, और जो आखिरी के 3 महीने हैं वो है 12 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 144, या फिर पहले जो 3 महीने की कोड है उसमें प्लस 2 कर दीजिए 146। ये है ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए। ऑर्डिनरी ईयर मतलब ऐसे साल जिनमें 365 डेज है। अगर आपको कोई एक ऐसा साल दे जो एक लीप ईयर है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि क्या वो साल लीप ईयर है। तो ये भी तभी जब आपको उस तारीख में या तो जनवरी इंक्लूड करता हो या तो फरवरी इंक्लूड करता हो, फिर चाहे वो लीप ईयर हो चाहे वो ना हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जो तारीख गिवन है उस तारीख में अगर जनवरी और फरवरी है तो एक बार दिमाग दौड़ा लीजिएगा कि क्या जो ईयर मुझको गिवन है वो लीप ईयर है, और अगर वो लीप ईयर है तो सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको जनवरी का कोड आपको पता है, जनवरी फरवरी का कोड 144 है। अगर वो साल लीप ईयर हो तो जनवरी से -1 कर दीजिए तो जनवरी का कोड हो जाएगा 0, और फरवरी से भी -1 कर दीजिए तो फरवरी का कोड हो जाएगा 3। बस इतना ही काम है। जनवरी से -1 किया तो जनवरी का कोड 1 था, 1 -1 0। फरवरी से भी -1 किया, फरवरी का कोड 4 था, मैंने 4 -1 किया 3। तो बहुत सिंपल सी बात है। ऑर्डिनरी ईयर के लिए 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 025, 6 स्क्वायर 036 और लास्ट 3 मंथ के लिए 146, 12 स्क्वायर प्लस 2। अगर ये लीप ईयर हो तो पहले 2 महीने में ही चेंज आता है, इसके अलावा कहीं चेंज नहीं आता, बाकी पूरे महीने के कोड बिल्कुल सेम रहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या जो गिवन डेट है वो जनवरी और फरवरी के मंथ का है, और अगर वो जनवरी और फरवरी के मंथ का है तो फिर आपको साल में एक बार ध्यान दे लेना है कि कहीं वो लीप ईयर तो नहीं, और अगर वो लीप ईयर हो तो जनवरी के कोड से 1 माइनस, जो 1 था वो 0 हो जाएगा, फरवरी के कोड से भी 1 माइनस, जो 4 था अब वो 3 हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। तो कोड्स फॉर मंथ मेरे हिसाब से आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं कोड्स फॉर सेंचुरी ईयर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 6 4 2 0 है, तो फिर ये 0 0 1 100 200 300 ये हैं क्या? ये चीज जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये हैं क्या, और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से सेंचुरी ईयर के लिए 6 लिखना है, कौन से सेंचुरी ईयर के लिए 4 लिखना है और 2 लिखना है और 0 लिखना है। ये अलग अलग सेंचुरी ईयर के लिए है। अब इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि हम सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं और सेंचुरी ईयर के लिए आपको हर बार डिवाइड करना होता है 400 से। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान देंगे कभी नहीं भूलेंगे। आपको जो भी साल गिवन हो, चाहे वो कोई भी साल हो, 500 ईयर 600 ईयर 700 ईयर, इससे कोई मायने नहीं रखता कि वो साल कौन सा है। आपको सिर्फ उस साल को जैसे 1647 दिया है, आप ध्यान रखिए कि अगर वो 1647 दिया है तो मैं बात कर रहा हूँ सेंचुरी ईयर की। इस 1647 में जो मेरा सेंचुरी ईयर है वो है 1600 प्लस 47, तो इसमें जो सेंचुरी ईयर है वो है 1600। अगर मुझको बोलता है 1947
तो इसमें जो सेंचुरी ईयर है वो है 1900 और इस 47 को अलग लिख ले। तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी कोई ईयर गिवन हो तो पहले तो उसे सेंचुरी ईयर अलग कर ले, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। फिर उसके बाद अगर आप उस सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो शेषफल बचेगा, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी हैं वो वही रिमाइंडर है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 1600, अगर मैं इस 1600 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो डेफिनेटली कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला। अगर कोई रिमाइंडर ना बचे तो उस सेंचुरी ईयर का कोड होता है 6। अगर मान लीजिए 1700 जैसे कि एग्जांपल है, अब 1700 एक सेंचुरी ईयर है, अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करता हूं तो 1600 यहाँ पे बचा रिमाइंडर 100। अगर मैं 1800 को 400 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचा 200। अगर मैं 1900 को 400 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचा 300। मैंने 2000 का भी एग्जांपल ले लिया है। मैंने यही 4-5 साल इसलिए लिखे हैं क्योंकि 99.99% टाइम आपके पेपर में इन्हीं ईयर्स से सवाल आते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर किसी ईयर से सवाल आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, उस सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड कर दीजिए और आपको ध्यान देना है सिर्फ रिमाइंडर पे। किस पे? रिमाइंडर पे, शेषफल पे। अब शेषफल क्योंकि 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो 400 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, जो भी रिमाइंडर होगा वो 400 से कम होगा। या तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, या तो 100 बचेगा रिमाइंडर, या तो 200 बचेगा रिमाइंडर, या तो 300 बचेगा रिमाइंडर, जैसा हमने यहाँ पे देखा। अब अगर उस सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचे तो उस सेंचुरी ईयर का कोड है 6। लाइन से ये लिखा हुआ है, लाइन से ये लिखा हुआ है, 0, 100, 200, 300, ये सारे मेरे रिमाइंडर्स हैं, शेषफल हैं। 0 रिमाइंडर तो कोड 6, 100 रिमाइंडर तो कोड 4, 200 रिमाइंडर तो कोड 2 और 300 रिमाइंडर तो कोड 0। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कोड्स क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। अभी ये नहीं सोचिए कि इस्तेमाल कैसे करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको एज इट इज समझ लीजिए। याद भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लीजिए कि 2 अलग अलग कोड है जो मुझको अभी ध्यान में रखने हैं, याद भी नहीं करना है। क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप समझ में आएगा, क्वेश्चंस का वेट कीजिए। अब मैंने पढ़ लिया 2 तरीके के कोड, पहला मंथ्स का कोड, दूसरा सेंचुरी ईयर का कोड। अब ये जो तीसरा है कोड्स फॉर द डे, ये बेसिकली आंसर का पार्ट है। मतलब जब आपको आंसर चेक करना हो, जब आप पूरा सवाल हल कर लेंगे, हल करने के बाद कोई एक नंबर आएगा आपके पास और उस नंबर के हिसाब से ही आपको वो दिन बताना होगा। अगर 1 आया तो कौन सा दिन, 2 आया तो कौन सा दिन। फिर से ध्यान रखें कि वो जो दिन होंगे या तो वो 0 होंगे या तो वो मैक्सिमम 6 होंगे, मतलब 0 से 6 के बीच में ही होंगे। अगर आपका आंसर 1 आया, मैंने इसीलिए इसको सीक्वेंस से बना दिया है संडे। देखिए ये अलग अलग बुक में अलग अलग कोड हो सकते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस बुक में कौन से कोड दिए हैं, ये सारे कोड वैसे ही काम करते हैं। मैंने अपने तरीके से ये कोड बनाए हैं, बनाए क्या है, मैंने भी पढ़ा है कहीं ना कहीं से ही, और ये हमेशा काम करते हैं, ये 100% काम करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगेन कोड्स फॉर द डे, संडे के लिए जो कोड है वो है 1। इसको याद नहीं रखना, संडे को 1 याद रख लीजिए, सिंपल। संडे को 1 याद रख लीजिए और कहानी खत्म। अगर संडे 1 है तो मंडे 2 होगा, ट्यूसडे 3 होगा, वेडनेसडे 4 होगा, थर्सडे 5 होगा, फ्राइडे 6 होगा और सैटरडे 0 होगा। मैंने कहा 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फ्राइडे तक 6 हो गया, इसका मतलब सैटरडे 0 हो गया। अब ये सब भी क्या है, ये सब भी रिमाइंडर है। अब देखते हैं कि रिमाइंडर कैसे और इनको कैसे हल किया जाता है। अब यहां तक की अगर हमारी बात हो गई तो अब इनको बनाने का तरीका क्या है। मैंने बोला हमारे पास एक रामबाण इलाज है, तो वो रामबाण इलाज है क्या। देखिए ये जो तारीख गिवन है, ये इन तारीख से दिन निकालने का तरीका है। ये जो चीज मैंने लिख रखी है, ये इस तारीख के अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका है। ये जो चीजें मैंने लिख रखी है कि कोई भी तारीख गिवन होगी, उस तारीख के डेट को, मंथ को, सेंचुरी ईयर को और बाकी चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये उस चीज का तरीका है। अब अगर आप ध्यान दें, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 15 अगस्त 1957, जैसे मैंने नीचे लिखी रखा है, इसमें एक चीज होती है जो होती है डेट, एक चीज जो होती है वो होती है डेट, दूसरी जो चीज होती है वो होती है मंथ, जो दूसरी चीज होती है मंथ। अब 1947 को मैंने अलग तरीके से लिखा, मैंने बोला सेंचुरी ईयर आपको अलग कर लेना है, और आप भी ये कर लें तो आपके लिए उपयोगी होगा। मैंने 1900 अलग कर लिया और 47 अलग कर लिया, तो इसमें जो 1900 है वो मेरा सेंचुरी ईयर है, और ये जो 47 है ये उस सेंचुरी ईयर के लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप। तो पहला डेट, दूसरा मंथ, तीसरा सेंचुरी ईयर और चौथा लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर। अब इसको याद रखने की तो जरूरत नहीं है, पहले डेट आता है, फिर मंथ आता है, फिर सेंचुरी आता है और उसके बाद उसके ईयर आते हैं। तो यहाँ भी वही है, पहली चीज क्या है, डेट, दूसरा है कोड फॉर मंथ, क्योंकि दूसरी चीज मंथ होती है, पहली चीज डेट होती है, तो यहाँ पहली चीज डेट होती है तो यहाँ भी पहली चीज डेट, दूसरी चीज मंथ होती है तो यहाँ भी दूसरी चीज, यहाँ भी दूसरी चीज मंथ।
तीसरी चीज होती है सेंचुरी ईयर, तो यहाँ भी तीसरी चीज सेंचुरी ईयर। चौथी चीज होती है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, तो यहाँ भी लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। जिस सीक्वेंस में डेट होता है उसी सीक्वेंस में मैंने कोड लिख दिया। अब ये जो आखिरी चीज है ये आपको समझने की जरूरत है, नंबर ऑफ लीप ईयर। सिर्फ इसी बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज मैं और आपके ध्यान में इस बात को और ले आऊं, कभी कभार डेट को देने का तरीका अलग हो सकता है, पर ये मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए परेशानी की बात होगी। मान लीजिए अगर मुझको बोलता है अगस्त 15 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 बोलने के बजाय मुझको बोलता है अगस्त 15 1947, तो बात तो वही है, डेट, मंथ, सेंचुरी ईयर और लीप ईयर, तो आपको सिर्फ उसको रीअरेंज कर लेना है। अब ये जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स है इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, और क्योंकि हम आंसर पार्ट में हमने देखा कि हम आंसर पार्ट में डे से डील कर रहे थे, और एक जो हफ्ता होता है ये पूरे वीक है, आपने ध्यान दिया होगा ये पूरे वीक है, ये पूरा वीक है, और वीक 7 दिन के होते हैं। क्योंकि जो वीक है वो 7 दिन का होता है, इसीलिए मैं इसको डिवाइड भी किससे करूंगा, मैं इसको डिवाइड भी 7 से करूंगा। फिर से अगर मैं किसी भी डेट पे ध्यान दूं, चलिए जैसे 26 जनवरी 1950 में ध्यान देते हैं, पहली चीज होती है डेट, दूसरी चीज होती है मंथ। अगर मैं 1950 को लिखना चाहूं तो फिर सेंचुरी ईयर, और फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, तो डेट, मंथ, सेंचुरी ईयर, लास्ट 2 डिजिट, और इसमें आने वाले लीप ईयर। तो इसी सीक्वेंस में हमने यहाँ भी कोड लिख लिया है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर उसके बाद सेंचुरी ईयर, फिर लास्ट 2 डिजिट, और उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर्स। देखते हैं लीप ईयर्स पे कैसे काम करना है हमको। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, ये जो मैंने लिख रखा है कोड है, ये सारी चीजें आपको कोड यूज करनी है। मतलब मंथ के लिए आपको कोड यूज करना है, सेंचुरी ईयर के लिए आपको कोड यूज करना है, क्योंकि हमने 2 ही कोड पढ़े हैं, मंथ और सेंचुरी ईयर के लिए, तो हमको 2 ही कोड यूज करने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप किसी और तरीके के सवाल बनाते हो इस पूरे चैप्टर में, तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है। अब चलिए मैं इसको समझना चालू करते हैं। जैसे हमारे पास एक डेट है 15 अगस्त 1947। अब क्योंकि ये बहुत रिमार्केबल डे है, इसीलिए ये एग्जाम्पल हर बुक्स में मिल जाता है, और मैंने भी वहीं से ये एग्जाम्पल लिया है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने बोला पहली चीज आपको क्या करनी है, डेट लिखना है। मैंने, देखिए इस बात पे ध्यान रखिएगा, इस कोड पे पहली चीज क्या है, डेट। तो मैंने यहाँ पे पहली चीज क्या लिख दी, डेट। ये जो मैं काटा हुआ हूँ इस पे भी ध्यान ना दे, पहली चीज क्या है, डेट, मैंने लिख दिया इस पे डेट 15। दूसरी चीज क्या है, कोड फॉर मंथ, कोड फॉर मंथ। अब क्योंकि ये अगस्त की बात है, मैंने आपको बोला था जनवरी फरवरी हो तो ही सोचना है कि लीप ईयर का कोड हमको इस्तेमाल करना है कि नहीं, जो जनवरी फरवरी में एक कम होते थे। अगर जनवरी फरवरी के अलावा कोई भी मंथ हो तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगस्त के कोड के बारे में। अब अगर आप ऊपर आए तो आप ध्यान देंगे कि ये जो अगस्त है, इस अगस्त का कोड है 3। अगस्त का कोड क्या है, 3। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, ये जो 3 है ये बेसिकली अगस्त का कोड है, ये जो 3 है ये अगस्त का कोड है। फिर उसके बाद आता है सेंचुरी ईयर, तीसरी चीज हमारी सेंचुरी ईयर आती थी। अब ये सेंचुरी ईयर 1900, अब मैंने क्या कहा, सेंचुरी ईयर में आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है। अगर इस 1900 को, इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर मैं 1900 को 400 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। और अगर रिमाइंडर 300 आया तो आपको क्या कोड यूज करना होता है, 0। तो कोड फॉर सेंचुरी ईयर, देखिए कोड फॉर मंथ और कोड फॉर सेंचुरी ईयर, इसके अलावा कोई कोड आपको इस्तेमाल नहीं करना होता, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो मैंने देखा, अच्छा दूसरा, इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि इसका कोई और ट्रिक है या फिर इसको और किसी तरीके से हल किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से वो नहीं हो सकता। मतलब इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है यही, मतलब इसको कोड के तरीके से सॉल्व किया जाए, 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल बनेंगे। और अगर आपने इसके 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो विद इन 20-25 सेकेंड आप एक क्वेश्चन हल कर लें। सिर्फ जोड़ के डिवाइड करना है, इतना ही टाइम आपको लगना है। जोड़ के डिवाइड करने में जो भी टाइम लगता है आपको उतना ही टाइम लगना है। तो इसके 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरी बात मानिए, आप खुद मुझको बोलेंगे कि सर आप ठीक बोल रहे थे। फिलहाल अब मैंने क्या किया, पहले डेट लिख लिया, फिर मंथ का कोड लिखा और फिर मैंने लिखा सेंचुरी ईयर का कोड। फिर मैंने क्या बोला, ये हो गया कोड्स फॉर सेंचुरी, तीसरी चीज तक हो गई। फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, मैंने ये लास्ट 2 डिजिट पहले ही अलग करके रखे हैं। इसको एज इट इज उतार लेना होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं। देखिए पहली चीज को एज इट इज उतार लेना होता है और सेकंड लास्ट चीज को एज इट इज उतार लेना होता है। 15 तो मैंने 15 उतार लिया, 1947 का 47 मैंने एज इट इज उतार लिया। ये मंथ के लिए, ये जो मंथ है, मंथ के लिए कोड लिखना होता है और सेंचुरी ईयर के लिए कोड लिखना होता है।
अब ये 11 क्या है, मैंने आखिरी चीज लिखी कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स। देखिए हमको ये ध्यान देना होता है कि अगर मैं 1947 की बात कर रहा हूँ तो ये 1900 जब चालू हुआ होगा और 1900 से लेके 1947 ये जो 47 साल का टाइम है, ये जो 47 ईयर्स का टाइम है, इस 47 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए होंगे। फिर से 1947 अगर मैं बात करता हूँ सेंचुरी ईयर जो कि 1900 से स्टार्ट होता है और 1900 से 1947 जाते तक इन 47 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। और आपको ये बात पता है लीप ईयर कितने हैं, कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करके, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। अब मैंने क्या किया, 47 को 4 से डिवाइड कर दिया। आपको रिमाइंडर को इग्नोर करना है, रिमाइंडर कुछ भी आए आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ देखना है कितने लीप ईयर। मैंने देखा 11 4 जा 44, मतलब 47 साल में 44 लीप ईयर तो आ चुके हैं। इसके बाद जो अगला लीप ईयर होगा वो होगा 48th ईयर, हमको उससे मतलब नहीं। 47 साल में कितने लीप ईयर, 11 लीप ईयर। आपको हमेशा इस वाली बात पे ध्यान देना है। तो ये जो लीप ईयर है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हो गई कहानी खत्म, डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया 7। देखिए इसको डिवाइड करने की आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे डिवाइड करना चाहते हैं। आप इन सारी चीजों को एक बार में जोड़ के 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर मैं जनरली रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करता हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान होता है। देखिए इसका तरीका क्या है, मैं आपको समझा दूं। आपके पास जो भी नंबर लिखे हुए हैं आप ये भूल जाइए कि पहले आप इसको ऐड करना। आप क्या कीजिए, जैसे मैंने लिखा 15, अगर मैं इस 15 को 7 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि हमारा जो जवाब है वो रिमाइंडर से मिलता है, तो हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। हमारा जवाब रिमाइंडर से मिलता है तो हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। अगर इस 15 को, क्योंकि सारी चीजों को डिवाइड तो 7 से ही कर रहे हैं, अगर इस 15 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, मैंने लिख लिया 1। ये 3 7 से डिवाइड नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए, 0 का तो कोई मतलब नहीं, 47। अब अगर इस 47 को 7 से डिवाइड करें, पहले इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए। 7 6 जा 42, 7 छक्के 42, रिमाइंडर कितना बचा 5, आपको सिर्फ रिमाइंडर लिख लेना है। अब ये 11 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब जो रिमाइंडर है उनको ऐड कर लीजिए। इससे होगा क्या, एक तो आपको बड़ा डिजिट डिवाइड नहीं करना पड़ेगा और दूसरा छोटे डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों ही तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो जितने रिमाइंडर्स थे मैंने लिख लिया। पहले ये रिमाइंडर 1 तो मैंने लिख लिया 1, फिर ये जो 3 था जो डिवाइड नहीं हुआ था मैंने लिख लिया 3, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, मैंने हटा दिया, फिर लिखा 5, फिर लिखा 4, फिर लिखा 5, फिर लिखा 4। मैंने फिर से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया। कैसे, ये 4 और ये 3 मिला के 7 हो जाते हैं, तो इनको जोड़िए ही मत। जो भी सम 7 के बराबर हो रहा है, या फिर अगेन आपकी मर्जी है, आप इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपको सिर्फ आखिरी में रिमाइंडर पे ध्यान देना। पर मैं नहीं करता जनरली ऐसा। मैंने ये 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 मिला के 7 होते हैं, मैंने हटा दिया। और ये जो 5 और ये एक 6 है, ये 6 हो गया। अब क्योंकि 6 7 से, ये जो 6 है वो 7 से छोटा है, तो इसका मतलब यही रिमाइंडर हो गया। मैंने कहा जो रिमाइंडर है वो आपको आंसर देगा। अब ये जो कोड है इस पर ध्यान दीजिए। ये जो 6 है वो किस दिन के लिए कोड है, 6 मतलब फ्राइडे। इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 था फ्राइडे। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ ध्यान देते रहना है। याद रखें, फिर से पहले डेट लिखना होता है, फिर मंथ का कोड लिखना होता है, फिर सेंचुरी ईयर का कोड लिखना होता है। कोड सिर्फ 2 ही चीजों का लिखना होता है, मंथ का कोड और सेंचुरी ईयर का कोड। डेट को एज इट इज उतार देते हैं और लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर एज इट इज उतार देते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा 26 जनवरी। पहले तो मैं इस तरीके से हर बार लिखता हूँ, मुझको ये तरीका पसंद है, मतलब मेरी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये तरीका अप्लाई करता हूँ। तो मैंने लिख लिया 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1900, मैंने सेंचुरी ईयर को अलग कर लिया, 1950 में से 50 अलग कर लिया। पहले डेट को एज इट इज उतार लेना होता है, मैंने उतार लिया। जनवरी, देखिए ये जनवरी है, पर अगर जनवरी का डेट आया, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर जनवरी या फरवरी हो तो ही आपको ध्यान रखना है कि क्या जो ईयर गिवन है वो लीप ईयर है। अब क्योंकि यहाँ पे जनवरी गिवन है और ये साल जो है वो 1950 है। अब ये साल 1950 लीप ईयर नहीं है, आपको पता है लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। तो ये जो साल 1950 है ये नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, तो कहानी फिर से खत्म। अगर लीप ईयर होता तो जनवरी के लिए कोड, जैसे जनवरी के लिए मैंने 1 यूज किया है, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी का कोड, ध्यान दें, ऑर्डिनरी ईयर में जो जनवरी का कोड है वो 1 है, लेकिन अगर वो लीप ईयर होता तो मैं जनवरी का कोड 0 यूज करता। पर फिलहाल क्योंकि जो 1950 है, ये जो 1950 है वो एक लीप ईयर नहीं है, तो मैंने जनवरी का कोड 1 यूज किया। फिर 1900,
फिर से वही बात जो हमने ऊपर की थी, 1900 को 400 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचेगा 300, और जब रिमाइंडर 300 बचता है तो सेंचुरी ईयर का कोड होता है 0। रिमाइंडर 300 बचता है तो सेंचुरी ईयर का कोड क्या होता है? 0। मैंने सेंचुरी ईयर का कोड लिख लिया। हमको यही दो कोड लिखने होते हैं, बस हमको यही दो कोड लिखने होते हैं, कोड लिखने का काम खत्म। अब इस डिजिट को एज इट इज उतार लिया जाता है, तो मैंने उतार लिया। अब फिर से हमको चेक करना है कि अगर 1950 बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि सन 1900 से लेके 1950, मतलब इस 50 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे। तो 50 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला रिमाइंडर को इग्नोर करना होता है, आपको सिर्फ लीप ईयर से काम है। तो 12 चौका 48, इसका मतलब 50 साल में 12 लीप ईयर आए होंगे, और यही मतलब है हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर से। तो हमने फिर देखा 12। देखिए फिर से वही आपकी मर्जी है, आप इन सारे डिजिट्स को जोड़ के 7 से डिवाइड कीजिए, आखिरी में आपको सिर्फ रिमाइंडर से काम है। पर मैंने बताया मैं रिमाइंडर थ्योरम से यूज करता हूँ, ये आसान है, आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं। जैसे इस 26 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 तिया 21, 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 5। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लिख लिया। 1 छोटा है मैंने छोड़ दिया, 0 का कोई मतलब नहीं। 50, 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचा 1। 12, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 5। मेरे को सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। ये जो 5 था मैंने उसको यहाँ लिख लिया, ये जो 1 डिवाइड नहीं हुआ था मैंने इसको यहाँ लिख लिया, ये 0 को मैंने हटा दिया, ये जो 1 आया था मैंने इस 1 को यहाँ लिख लिया, और ये जो 12 का रिमाइंडर 5 आया था मैंने इसको यहाँ लिख दिया। देखिए आपको सिर्फ एक चीज में सावधान रहना है, वो ये है कि मंथ का कोड और सेंचुरी ईयर का कोड आप गलत ना लिखें। ये पहली चीज, आपको इस चीज में केयरफुल रहना है। 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगेन आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी। दूसरा, आप कोई चीज छोड़े ना, मतलब अगर आपको ये इस तरीके से डिवाइड करने में, अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप सारे डिजिट्स को एक बार में ऐड करके डिवाइड कर लीजिए। आपको सिर्फ रिमाइंडर से काम है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, पर कोई चीज छोड़े ना। अगर एक भी दिन इधर उधर हुआ तो ये चीज गलत हो जाएगी। फिर से मैंने जोड़ लिया। देखिए मैंने बोला कि मैं फिर से जो चीजें जुड़ के साथ हो रही है मैं हटा लूंगा। 5 1 6 1 7 मैंने हटा लिया, बचा मेरे पास 5। 5 डिवाइडेड बाई 7, 5 जो है वो 7 से छोटा है, मतलब यही रिमाइंडर है। अब 5 किस दिन का कोड है? 5 कोड है थर्सडे का। तो देखिए इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? ये था थर्सडे। चलिए आगे डेट पे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 1748। मैंने हर अलग अलग तरीके के दिन लेने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखिए क्योंकि ये फरवरी का मंथ है तो हमको थोड़ा मैंने बताया जनवरी और फरवरी में केयरफुल होने की जरूरत है। अब ये जो फरवरी का मंथ है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या जो ईयर, मतलब ये जो 1748 है क्या वो लीप ईयर है? तो देखिए ये जो 48 है वो 4 से डिवाइड होता है 12 बार में, इसका मतलब हाँ ये एक लीप ईयर है। अब देखिए फरवरी का मंथ था और फरवरी मंथ के साथ जो ईयर था वो लीप ईयर था। इसका मतलब जब आप मंथ का कोड लिखेंगे फरवरी के लिए तो आप लीप ईयर का कोड लिखेंगे। और देखिए अगर लीप ईयर हो तो फरवरी का कोड 3 होता है, ऑर्डिनरी ईयर के लिए तो 4 होता है, पर लीप ईयर के लिए फरवरी का कोड 3 होता है। तो मैंने फिर से वही किया। पहली चीज, डेट को एज इट इज उतार लेना होता है। मैंने डेट को एज इट इज उतार लिया, फरवरी का कोड लिख दिया, 1700 का मैंने कोड लिख दिया। देखिए 1700 को अगर मैं 1700 को 400 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर बचता है 100, और अगर रिमाइंडर बचा 100 तो आपको कोड लिखना होता है 4। बस यही दो कोड हैं जो आपको लिखने होते हैं। तो मैंने लिख लिया 1700 के लिए कोड 4। इस डिजिट को तो एज इट इज उतार लेना होता है, तो मैंने इसको उतार लिया। अब इन 48 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 12 लीप ईयर होंगे, मैंने लिख लिया 12। फिर से इसको काट दीजिए। देखिए 14 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। देखिए ये 3 + 4 7, इनको मैंने वैसे ही हटा दिया। जो भी चीज का जोड़ 7 हो रहा है हटा दीजिए। 48, अब 7 छके 42, 7 6 जा 42, इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ बचेगा 6। 12, 7 1 जा 7, रिमाइंडर यहाँ बचेगा 5, इसका मतलब 6 और 5 ही बचे हुए हैं। मैंने इसको जोड़ा 11। अगर इस 11 को, मेरे को रिमाइंडर से काम है, अगर मैं इस 11 को 7 से जोड़ता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 4। याद रखें हमको काम है रिमाइंडर से। अब अगर रिमाइंडर 4 है तो दिन कौन सा होगा? 4 के लिए दिन है वेडनेसडे। 4 के लिए कौन सा दिन है? वेडनेसडे। इसका मतलब ये जो 14 फरवरी 1748 था वो कौन सा दिन था? वो वेडनेसडे था। चलिए आखिरी 3 सवाल। 2 अक्टूबर 1869। अगेन मैंने इसको अलग अलग कर लिया। 2 अक्टूबर 1869, इस डेट को एज इट इज उतार लिया। अक्टूबर का कोड, क्योंकि ये जनवरी फरवरी नहीं है तो लीप ईयर का कोई झोल ही नहीं है यहाँ पे। 1800, अगर मैं 1800 को 400 से डिवाइड करता हूँ, 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचता है 200, और 200 अगर रिमाइंडर बचता है तो कोड होता है 2। आप टेबल पे देख सकते हैं। 69, इसको एज इट इज मैंने उतार लिया। 69 में कितने लीप ईयर? 17 लीप ईयर। तो फिर से मैंने अगेन देखिए, अब 69 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 9 जा 63, 63, रिमाइंडर बचा 6। याद कीजिए मैं रिमाइंडर लिखता हूँ।
17, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 3। इसका मतलब ये डिजिट मैंने एज इट इज लिख लिया 2 1 2, ये जो रिमाइंडर था मैंने 6 लिख लिया 3। अब फिर से देखिए 3 2 5 और 2 7, जो सम 7 होते हैं हटा लीजिए। अब बचा 6 और 1 7, मैंने इसको जोड़ दिया 6 और 7 है तो यहाँ भी काट सकते थे, इसको यहाँ भी काट देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर बचा 0, और हमको पता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो हमारा दिन कौन सा होता है, सैटरडे होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये बात समझ में आने लग गई होगी। अगर आपको ये परेशानी हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस वीडियो को रोक के देखें, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए, अगला दिन है 4 अप्रैल 2003। अब मैंने इसको फिर से लिख लिया 4 अप्रैल 2003। डेट को एज इट इज उतार देना होता है। अब अप्रैल का कोड होता है 0, अप्रैल का कोड होता है 0। आप कैलेंडर में आप कोड चेक करें, अप्रैल का कोड 0 होता है। 2000 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूं कोई रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर 0 तो कोड होता है 6। इस डिजिट को तो एज इट इज उतार लेना होता है। अब अगर मैं बात करूं 2003 की, तो सन 2000 से 2003, मतलब ये तो अभी 3 साल ही हुए हैं, और लीप ईयर आने में तो 4 साल लगता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी लीप ईयर नहीं होंगे। वैसे भी ये डिवाइड नहीं होता, मतलब नो लीप ईयर, तो मैंने लीप ईयर की जगह पे 0 लिख दिया। देखिए 4 और 3 7, जो सम 7 है मैंने इसको हटा दिया। 6 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 6 ही है, और 6 हमको पता है जो डे है वो 6 जो कोड है वो फ्राइडे का कोड है। 6 मार्च 2005, 6 मार्च 2005, 6 डेट एज इट इज उतार लिया, मार्च का कोड, सेंचुरी ईयर का कोड, डेट एज इट इज उतार लिया। 5 साल में अभी तक एक ही लीप ईयर आए होंगे। 6 और 1 7, इनको हटा दीजिए, 6 4 10, सब जोड़ लीजिए, डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर ये 2 बार में रिमाइंडर आया 1 मतलब सैटरडे। 5 जनवरी, देखिए जनवरी है तो आपको चेक करना होगा कि क्या वो लीप ईयर है। बिल्कुल ये लीप ईयर है। अब अगर जनवरी है तो जनवरी का कोड ऑर्डिनरी ईयर के लिए तो 1 होता है, पर लीप ईयर के लिए 0 होता है। तो मैंने इस डेट को एज इट इज उतार लिया। जनवरी का कोड लीप ईयर के लिए 0 होता है। 2000 को 400 से डिवाइड करें कोई रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर 0 तो कोड होता है। इस डिजिट को एज इट इज उतार लिया। 4 साल मतलब चौथा साल लीप ईयर होगा, एक लीप ईयर हो चुका है 1 डिवाइडेड बाय 7, अभी भी वही 6 और 1 7, सारी चीजों को जोड़ लिया, 9 आया, डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2 मतलब मंडे।